हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हमारा फोकस होने वाला है बच्चों बार मैग्नेट पे। जी हाँ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा था वैसे ही आज हम मैग्नेटिक डायपोल, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फील्ड लाइंस, एक्सटर्नल फील्ड में इसका बिहेवियर, वो सब आज हम देख रहे होंगे। और साथ ही साथ मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और साथ ही साथ सवाल भी सॉल्व करेंगे। देखो, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इन पे सवाल आ जाते हैं। बच्चे ना समय नहीं दे पाते हैं इस टॉपिक को। यही सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ के आ जाते हैं। बहुत स्कोरिंग टॉपिक को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। उसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल रहे होंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन। आ जाओ। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में एक एनालॉजी देखना चाह रहे हैं। देखिए, सुनिए, जैसे आप डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का एक सिस्टम था, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक सिस्टम है। साउथ पोल को आप नेगेटिव पोल मान सकते हैं, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल मान सकते हैं। डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P लिखते थे, इसकी जगह हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को M लिखते हैं। आप देखिए, हर एक चीज में टॉर्क का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट लिखना, मैग्नेटिक फील्ड लिखना, कांस्टेंट जो है, ये हर चीज आप एग्जैक्ट एनालॉजी देख सकते हैं। ये देखिए, एक्सटर्नल फील्ड में बिहेवियर डायपोल का, ये सेम बिहेवियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल का होता है। और सिमिलर से फॉर्मूले हैं, तो एक एक करके मैं आपको सिमिलैरिटी पहले बता देता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं सर। सर कहना चाह रहे हैं कि आप एक डायपोल कैसा मानते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यस, डायपोल कितनी स्ट्रेंथ है, कितना इसका पावर है डायपोल का, वो बताता था डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड था चार्ज इनटू लेंथ। सही है बेटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, डायरेक्शन थी इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव। एम आई राइट बच्चों? चलो, इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या फिर एक बार मैग्नेट बनाया जा रहा है। अब एनालॉजी समझिए, वहां पे डायपोल मोमेंट डायपोल की स्ट्रेंथ बता रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बताएगा इसकी स्ट्रेंथ। इसे आप नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, इसे आप पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए। देखिए, जैसे आप यहाँ पे चार्ज लिखा करते थे, वैसे ही चार्ज की जगह आप यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ लिख रहे हैं। तो ये स्मॉल m क्या हो गई, पोल की स्ट्रेंथ हो गई। यस, शाबाश। अब देखिए, आप सिमिलर तरीके से डायपोल मोमेंट लिखा, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट, पोल की स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। और इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, ठीक उसी तरह इसका डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ। ये हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताएगा, कितना पावरफुल मैग्नेट है। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट, कम मैग्नेटिक मोमेंट, कम पावरफुल मैग्नेट। और देखिए, एनालॉजी आप समझिए पूरी। P इक्वल टू QL, P की जगह M आ जाएगा हर फॉर्मूले में, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा हर फॉर्मूले में, लेंथ लेंथ ही है, डायरेक्शन आपको समझा दिया। अब देखिए, कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट था, कूलम्स कांस्टेंट, होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस, मैग्नेटिज्म में वो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो आप देखो, 1/4 पाई तो दोनों तरफ सेम है, 1 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, म्यू नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया,
1/μ0। ये आपकी इधर जो ये कांस्टेंट आएगा उसकी जगह ये लिख सकते हो, या एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/μ0 लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो। जिस फॉर्मूले में इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसी फॉर्मूले में इधर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी मैग्नेटिज्म में। आई बात बेटा समझ में? तो ये बड़ा अच्छा एनालॉजी यहाँ पे बन जाता है। देखिए कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे है 2kp/r³। अब देखिए 2 एज इट इज 2, के कांस्टेंट उसकी जगह μ0/4π, पी डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, r³ एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है। बस p की जगह m 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह μ0/4π, p की जगह m 2 एज इट इज, r³ एज इट इज, और देखिए आंसर आ गया। तो आपको अगर डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। एक्सिस पे हमने लिख लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड का चलो डायरेक्शन भी अभी समझाते हैं। पहले मैग्नीट्यूड देखिए, kp/r³, यहाँ पे k की जगह कांस्टेंट μ0/4π इंटू m/r³। ठीक है, ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एंगल थीटा पे जनरल पॉइंट पे, kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा एज इट इज। देखो यहाँ पे है, बस k की जगह कांस्टेंट बदल दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे एक डायपोल पे यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 होता है, टॉर्क P क्रॉस E होता है, P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड P sin थीटा, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की -P.E या -P cos थीटा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको रोटेट करने में होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सेम टू सेम यहाँ पे एप्लीकेबल है। एक मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, उस पर फोर्स 0 आएगा, टॉर्क होगा m क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड टॉर्क का, पोटेंशियल एनर्जी -mb cos थीटा। E की जगह B आ गया, m P की जगह m आ गया, बाकी सेम कंसेप्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये मैग्नेट की फील्ड लाइंस है। आइए, ये आपने काफी 10th क्लास से बना रहे हैं, जल्दी से मैं एक बार फिर से आपको सारे पॉइंट समराइज कर देता हूँ। ये मैग्नेट था बेटा, मैग्नेट की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट के ही अलोंग। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे इसी तरफ है, समझ गए? और इधर आओगे एक्सिस के तो भी मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ है, समझ गए? तो पूरी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे आते हैं, जब समझ गए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट से अपोजिट होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट, समझ गए? और नीचे आएंगे वहां पे भी सेम मैग्नेटिक मोमेंट से अपोजिट होगा। आई बात समझ में? और ये एक जनरल पॉइंट है एंगल थीटा पे। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से लिख लो। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको इलेक्ट्रिक का याद था तो वो थी 2kp/r³। उसी को आप रेप्लिकेट कीजिए, 2 कूलम्स कांस्टेंट की जगह μ0/4π, p की जगह m/r³। दैट्स इट बच्चों, आया समझ में? तो इस तरीके से आप एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे और जनरल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूले याद कर सकते थे। ठीक है, सेम एनालॉजी है, याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं आपको सवाल करूंगा, आपको एज इट इज सवाल आए हैं इस पे। आगे बढ़ते हैं, μ0/4π की वैल्यू पता है ना, 10⁻⁻7। चलिए अब देखिए यहाँ पे और एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट का क्या होगा, आओ इसकी बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रख दी B0। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा सा मैग्नेट रख दिया, या फिर मैग्नेटिक नीडल रख दी नॉर्थ साउथ। नॉर्थ क्या था पॉजिटिव, साउथ क्या था नेगेटिव। तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो जाएगा बेटा, समझ गए? नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है, फोर्स ऑन मैग्नेट क्या हो गया, 0। लेकिन इस मैग्नेट पे टॉर्क लगता है, मैग्नेट में रोटेटिंग का इफेक्ट आता है। वो रोटेशनल इफेक्ट, वो टॉर्क कैसे लगता है, आओ बताओ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इधर लगाइए, ये एंगल थीटा। टॉर्क कैसा लगता है,
टॉर्क ऐसा लगता है टू रोटेट m along b, m along b। ये चाहता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाए। तो ये जो आपका मैग्नेट है ये इससे रोटेट होके ऐसा हो जाए, ठीक है, इस तरीके से इसके अलोंग अलाइन हो जाए। अगर डायपोल सोचो ऐसा था, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड, तो डायपोल अभी ऐसा है, तो अब देखो ऊपर से जाओगे तो बड़ा एंगल है ना, शॉर्टेस्ट एंगल से घुमाना है, तो इस तरीके से टॉर्क इस पे लगे और ये इधर घूम जाए, ठीक है। तो टॉर्क कैसा लगाता है इस पे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ताकि वो अलाइन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। फाइनली जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो अचीव होना चाहती है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होता है, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस पे एक टॉर्क लगने लगता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला है वेक्टर में m क्रॉस b, और अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो यह आ जाएगा m b साइन थीटा। समझ गए बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी आपको अभी देखा था हमने, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो इस डायपोल की, इस मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इस मैग्नेट पे टॉर्क आ गया। अब कुछ सवाल आएंगे वर्क डन निकालने के। वर्क डन कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन याद रखिएगा कैसे निकालते हैं। एक्सटर्नल वर्क डन हम निकाल रहे होंगे प्लस डेल्टा यू से, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज आपको कोई दो पोजीशन दे दे कि आप यहां से मैग्नेट को टर्न करिए यहां तक, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी थी, इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही। अगर कोई आपको बोले कि इस मैग्नेट को 90 डिग्री टर्न करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा बताइए, तो एग्जांपल के तौर पे आइए, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी, माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, ये हो गया माइनस एम बी। इधर देखिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, माइनस एम बी कॉस 90, तो ये हो गया 0। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वो हो गया, देखो ये आया समझ में। इस तरीके से अलग अलग एंगल पे आपको घुमाने का वर्क डन पूछा जा सकता है, किधर से किधर घुमाना है उसका वर्क डन आप इस तरीके से निकाल लेंगे। आई बेटा बात समझ में। आइए थोड़ा इस पे सवाल करते हैं, फिर मैं आपको टॉर्क वाला केस सिखाऊंगा। आइए देखिए सवाल, देखिए कैसा आया है ना, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये जानना ना, ठीक है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कैसे करना है। आइए देखिए, ये 2019 मेंस में इनफैक्ट काफी बार ऐसे सवाल देखने को मिले। एक मैग्नेट ऐसे रख दिया, एक मैग्नेट ऐसे रख दिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2m है, सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है। आ जाओ, तो आपका ये देखिए, ये नॉर्थ ये साउथ, इसका डायपोल मोमेंट m दिया है। फिर बेटा ये साउथ ये नॉर्थ, इसका मतलब ये नीचे की तरफ इसका साउथ से नॉर्थ डायपोल मोमेंट दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट ट्वाइस ऑफ है। समझ गए। चल इसको मैं m1 मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैं m1 मान लेता हूं, आओ जल्दी से, और इसको मैं m2 मान लेता हूं। अब देखिए ये वाला पॉइंट P m1 के लिए कैसा है, m1 के लिए है एक्सियल पॉइंट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड m1 के कारण एक्सिस के अलोंग होगी। और m2 के कारण कैसा है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यानी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट से अपोजिट होती है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी P पॉइंट पे। तो B1 क्या लिखेंगे बेटा, B1 इसकी एक्सिस का फॉर्मूला 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन यहां से दूरी r अगर मैं मान लूं, ठीक है, आ जा, तो ये हो गया r क्यूब। आई बेटा बात समझ में। और B2 क्या हो गया, B2 इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, उसमें 2 नहीं आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m2 अपॉन r क्यूब। अब कोई बोले नेट फील्ड बताओ P पॉइंट पे, तो नेट फील्ड P पॉइंट पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रिजल्टेंट ले लेंगे बस इसका, दैट्स इट। अब अगर कोई बोले कि नेट फील्ड का एंगल बता दो, चलो नेट फील्ड किस एंगल पे होगी, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये नेट फील्ड, तो आप बताओ इस ट्रायंगल में कैसे लिखोगे फटाफट से,
टेन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y बाय एक्स, तो टेन थीटा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 2 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड 1। इस तरीके से एंगल निकाल सकते थे। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो मैग्नेटिक डायपोल रख दी, एक्सिस के बीच में इनकी दूरी d रख दी, डायपोल मोमेंट इसका डबल है, पार्टिकल ऑफ चार्ज q पासिंग थ्रू पॉइंट P एट एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। यहां पे चार्ज इस तरीके से जा रहा था, एक चार्ज आ गया है। What would be the magnitude of force on the particle at this instant? तो चार्ज की वेलोसिटी थी 45 डिग्री पे। अब P पॉइंट पे एक बार मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो इस तरफ कितनी थी, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब, ये x के कारण लिख दी। इधर बताइए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m2 लिखना था, यस, और m2 क्या दिया है, 2m, तो m2 अपॉन आर क्यूब। एक बार देखो तो जरा, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही तो आ गई। m2 को इन्होंने 2m दे दिया है, तो ये 2m सेम आ गई वैल्यू। अगर ये x और y की वैल्यू सेम है बच्चे, तो नेट फील्ड बताओ कहां पे होगी, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे, एग्जैक्ट एंगल बाइसेक्टर पे। अब चार्ज पे फोर्स क्या लिखते हो, क्यू वी क्रॉस बी। सॉरी बेटा, अब बताओ यहां पे क्या हुआ, पैरेलल हो गए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो फोर्स आ गया जीरो। तो इस सवाल का आंसर है जीरो। ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल में भी और यहाँ पे भी। अगला सवाल देखिए, वर्क डन पे है। क्या कह रहा है सवाल, जल्दी से पढ़ो। आपको यहाँ पे बोला है कि एक बार मैग्नेट को रखा गया था 30 डिग्री पे, मैग्नेट ऐसा है, एक्सटर्नल फील्ड ऐसी है, 30 डिग्री पे रखा गया और इतना एक्सपीरियंस किया टॉर्क। टॉर्क क्या होगा बेटा, एम बी साइन थीटा साइन 30, ये हो गया एम बी बाई 2, और टॉर्क की वैल्यू कितनी दी है, 0.018, तो एम बी यहां से कितना आ गया, 0.036, ये मिल गया मेरे को। अब क्या पूछ रहा है देखिए, मिनिमम वर्क बताइए रोटेट करने के लिए स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। बच्चे स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये पोजीशन होती है। तो इनिशियल स्टेबल माइनस एम बी कॉस 0, फाइनल माइनस एम बी कॉस 180 बेटा इसमें, और कॉस 180 -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस, वर्क डन क्या आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो एम बी माइनस ऑफ माइनस एम बी, तो वो प्लस हो जाएगा 2 MB, तो इसका डबल यानी 0.072। तो देखिए आंसर आपका मिल रहा है 7.2 इंटू 10 की पावर -2, ऑप्शन 3। चलिए अब हम SHM वाला केस भी आपको बता दें, जल्दी से आ जाओ, SHM वाला केस भी आपको बता देते हैं फटाफट से। SHM देखिए, तो ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक डायपोल में सीखा था, ठीक वैसा ही मैग्नेटिक डायपोल में है। बताओ कैसे। तो अगर एक मैग्नेट को आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं और मैग्नेट किसी एंगल पे छोड़ते हैं, तो वो टॉर्क इधर लाना चाहता है, इधर घूमा, लेकिन यहां तक आते तो स्पीड आ गई, तो आगे निकल गया, फिर वो टॉर्क अपोजिट हो गया, तो उसको रोकते रोकते रुक गया, तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करने लगता है। स्मॉल एंगल ऑसिलेशन को आप कहोगे, स्मॉल एंगल के लिए कहोगे SHM, स्मॉल एंगल ऑसिलेशन के लिए कहोगे SHM। SHM में, एंगुलर SHM में टॉर्क को हम आई अल्फा के बराबर करते हैं, और टॉर्क जो होता है वो माइनस के थीटा के बराबर होता है। तो आप देखो टॉर्क को क्या करना, माइनस एम बी साइन थीटा में बेटा थीटा स्मॉल करना, तो ये टॉर्क हो जाएगा माइनस एम बी थीटा। देखो SHM के टॉर्क की तरह हो गया, यस। और टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पे, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अल्फा को बेसिकली हम SHM में क्या लिखते हैं सर, अल्फा को लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, टाइम पीरियड को लिखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। समझ गए, ये आपकी बेसिक SHM की वर्किंग है। टॉर्क को आई अल्फा करके अल्फा निकालेंगे और फिर टाइम पीरियड निकालेंगे। तो इससे वर्किंग करके
इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट था I/PE, उसी तरीके से मैग्नेटिक में आएंगे तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज इट इज, P की जगह M, E की जगह B। तो आप यहां से डिराइव करिएगा, डिराइव करके टाइम पीरियड आ रहा है 2π√I/MB। यस बेटा, यही हमने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में भी सीखा था, जो इस प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, एक और लेक्चर इससे पहले का, जहां पे मैंने मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन बताया, वहीं पे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बताया था, जो इस फॉर्मूले पे डिजाइन था और इसके अलग अलग केसेस थे। तो वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा प्लीज। ये रहा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ये जो मैग्नेट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ गया एक साइकिल के लिए। अब देखो क्या बोला है, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या है। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल में हमने सीखा था P.DE/dr, ये आपका फॉर्मूला था फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड में तो जीरो है। सिमिलरली यहां पे आप बोलोगे M.dB/dr, ये B जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, M डायपोल मोमेंट है बार मैग्नेट का। तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स निकाल सकते हैं। ये हो गया टाइम पीरियड। चलो, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, यहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी भी बात कर लेता हूं। अगर तो अगर आप इसे रॉड मानते हैं, M मास की, L लेंथ की, तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mL²/2, 12। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये तो याद ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले केस पे आते हैं। अब हम मैग्नेटिज्म इन मैटर की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हैं ससेप्टिबिलिटी के, रिलेटिव परमिटिविटी के, और ये स्टैंडर्ड कुछ केस है, आओ ये सिखाया जाए। सबसे पहले आ जाओ, एक चीज समझो, ये एक आपका नॉर्मल मटेरियल है, ठीक है, बार मैग्नेट नहीं है ये एक नॉर्मल मटेरियल है, ठीक है, एक पत्थर का टुकड़ा आपको जमीन से मिल गया। अभी आपने देखा तो इसकी ना, आपने यहाँ पे कंपास लगा के देखा मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड अभी कहीं नहीं थी, ठीक है, आपने यहाँ टेस्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसके अंदर मैग्नेटिक नहीं होगी क्या फील्ड। तो आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे एटम के अंदर चलूं, तो एटम में आपके चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ना, यस। और अगर चार्ज घूम रहा है तो आप बोलोगे चार्ज घूम रहा है, तो एक प्रकार से एवरेज करंट मान सकता हूं इस लूप में। अगर करंट जा रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ही होगी, यस। ये एक करंट कैरिंग लूप तो बन गया। तो इस प्रकार से हर एक ऑसिलेटिंग, हर एक मूविंग सर्कल में जो चार्ज है वो एक अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। तो हर एक मैग्नेट को छोटा मैग्नेट, हर एक एटम को छोटा मैग्नेट मान सकते थे। तो इसमें बहुत सारे एटम हैं, सबका अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एक मैग्नेटिक डायपोल मानोगे, छोटा बार मैग्नेट मानोगे, लेकिन उनका ओरिएंटेशन हर डायपोल का अलग अलग डायरेक्शन में था। अब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से हर एक डायपोल पे टॉर्क लगेगा। अच्छा, ये टॉर्क अभी मैंने सिखाया कैसा लगना चाहिए, टॉर्क लगना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हर एक को इधर घुमाने का, इसके अलोंग घुमाने का एक टॉर्क लगेगा। किसी मटेरियल में घूम जाएंगे, किसी मटेरियल में नहीं घूमेंगे। तो आप देखिए, किसी मटेरियल में ज्यादा घूमेंगे, किसी मटेरियल में कम घूमेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे इस तरफ अलाइन हो गए, ठीक है। तो अब देखिए, पहले इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, अब इसके मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होने लगेंगे। तो अब मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गया, सही है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गया। इस मैग्नेटिक मोमेंट इंडक्शन के कारण ये एक प्रकार से एक मैग्नेट बन गया छोटा सा। इस मैग्नेट की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो गई। तो आपने एक्सटर्नल फील्ड तो लगाई थी, लेकिन यहां पे इनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप क्या बोलोगे, एक्सटर्नल फील्ड में इंड्यूस्ड फील्ड जोड़ दी जाए। समझ गए बेटा, ये हो गया आपका इनसाइड फील्ड ज्यादा हो जाएगी। तो इनसाइड फील्ड इस केस में एक्सटर्नल से ज्यादा हो जाएगी। आइए समझते हैं अब एक्सटर्नल फील्ड को कैसे बोल रहे हैं। देखिए समझिए, यहां पे एक फॉर्मूला सिखा रहे हैं, B = μ0H।
क्या सिखा रहे फॉर्मूला, B इक्वल टू म्यू नॉट एच। अब सुनना मेरी बात, एच का यूनिट क्या है, एच का यूनिट है एम्पियर पर मीटर और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं ना, मैग्नेट बनाने वाली फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यूनिट अगर देखो टेस्ला दिया हो तो आप समझ जाओगे बी दिया है, लेकिन यहां पे एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं हम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो है एच, ठीक है। और बी एक्सटर्नल का फॉर्मूला है म्यू नॉट एच, एच को हम बोल रहे हैं एम्पियर पर मीटर। ये एच बेसिकली क्या लिखोगे आप, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इस तरीके से एच को डिफाइन कर सकते थे, डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी। या फिर ये फॉर्मूला याद रखो ना, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ऑप्शन में एम्पियर पर मीटर दिया हो तो एच पूछा है, ऑप्शन में टेस्ला दिया हो तो बी पूछा है। क्वेश्चन में एम्पियर पर मीटर में मैग्नेटिक फील्ड दी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी है तो एम्पियर पर मीटर दिया है तो एच दिया है, और अगर क्वेश्चन में टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड दी है तो बी एक्सटर्नल दी है। यूनिट देख के आपको ना नाम का कंफ्यूजन हट जाएगा तो आप रिलैक्स हो जाओगे, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, अंदर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हुई, अभी सिखाया ना, इसके कारण जो इंड्यूस हो गई मैग्नेट बनने के कारण, उसे हम लिखते हैं म्यू नॉट आई। अब बताओ आई का यूनिट क्या होगा, सिमिलर है, आई का यूनिट एम्पियर पर मीटर होगा। तो एक्सटर्नल बता दी, इंड्यूस बता दी, अब बताओ नेट कितनी होगी, तो नेट आप कैसे लिखोगे, आ जाओ यहां पे बता देता हूं लिख के, नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंड्यूस्ड फील्ड। सही है बेटा, ये हम नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लिख रहे होंगे, ठीक है। चलो आओ अब ध्यान से सुनना, ये था म्यू नॉट एच, ये था म्यू नॉट आई, ठीक है। यहां से आप म्यू नॉट एच कॉमन ले लीजिए तो ये आपका फैक्टर बनेगा। अब सुनिए मेरी बात, हम यहां पे एक चीज आपने सीखा होगा कि वैक्यूम में किसी फॉर्मूले में म्यू नॉट है, अगर हम मीडियम में चले जाएं तो उसी फॉर्मूले में म्यू नॉट की जगह क्या आ जाता है बेटा, म्यू नॉट की जगह आ जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी है। जैसे कोई भी फॉर्मूला है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, अगर सोलेनॉइड में हवा थी, कोई भी मीडियम नहीं था, तो ये फॉर्मूला है। अगर आपने एक रॉड लग दी सोलेनॉइड के अंदर, तो अब बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो म्यू नॉट की जगह आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन आई, जहां पे म्यू आर क्या, इस रॉड का रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब अगर मैं यहां पे एक्सटर्नल फील्ड की बात करूं, वो बी नॉट थी, तो नेट इनसाइड मटेरियल में क्या कहोगे, मटेरियल में म्यू आर इंटू वैक्यूम की फील्ड, ये आप कह सकते थे। यस, वैक्यूम की फील्ड को अगर मैं म्यू नॉट एच लिख रहा हूं तो नेट इनसाइड फील्ड देखो क्या हो गई, नेट इनसाइड फील्ड हो गई म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। तो इसी को अगर मैं इक्वेट करूं म्यू नॉट म्यू आर एच के, तो आप मेरे को बताओ यहां से क्या बना, इसे भी कुछ नया डिफाइन कर रहे हैं, काई आई अपॉन एच। आई अपॉन एच को हम कह रहे हैं ससेप्टिबिलिटी, तो इसको हम सिंबल देते हैं काई, ये वाला सिंबल, ये सिंबल हमने यहां रख दिया। तो देखिए आपको म्यू आर मिल गया यहां से 1 प्लस काई। यस बेटा, तो रिलेटिव परमिटिविटी है इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ना बच्चे को ये नाम बड़ा कठिन लगता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको मैं एक इजी तरीके से बताता हूं। जैसे एक बच्चा है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो टीचर अपन में आपस में टीचर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है, ये बच्चे की टॉपर बनने की ससेप्टिबिलिटी हाई है। इसका मतलब अच्छा पढ़ रहा है बच्चा तो टॉपर बनने की संभावना हाई है। वैसे ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो ये मटेरियल अच्छा ज्यादा मैग्नीट्यूड का मैग्नेट बनेगा, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बनेगा अगर उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई है। तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगाने से जरूरी नहीं है ये मैग्नेट बने नहीं बने, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी हाई होगी तो मैग्नेट अच्छा बनेगा, तो ये ससेप्टिबिलिटी है, ये म्यू आर का फॉर्मूला बन गया। समझ गया बेटा, चले आगे। तो ये देखो बी एक्सटर्नल म्यू नॉट एच, बी नेट इनसाइड को म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई,
और इसको म्यू नॉट म्यू आर एच भी लिख सकते हैं। म्यू पर रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस काई, पर ससेप्टिबिलिटी काई आई अपॉन एच, ठीक है। इंड्यूस्ड फील्ड अलग से म्यू नॉट आई लिख सकते थे। अब देखिए आई का एक फॉर्मूला और बता रहे हैं। आई क्या थी? जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट आया उसके कारण की मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर पर मीटर में, जिसको हम टेक्निकल टर्म में क्या कह सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम। तो आई का फॉर्मूला यहां पे है मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, यस, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ आप वॉल्यूम को लिख सकते हैं। आई बेटा बात समझ में? तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ससेप्टिबिलिटी देखो वैक्यूम का 0 है, एयर का 0.04 है। तो अब हम इसके बाद ये फॉर्मूले याद रखने के बाद आगे बढ़ते हैं और 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ते हैं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। देखो एक होते नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आप लिखोगे कि भाई उसका म्यू आर जो है वो 1 है। ये हो गए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल में 3 कैटेगरीज है, डाय, पैरा, फेरो, ठीक है। यहां पे डाय में देखिए, डाय में ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के मोशन से डायमैग्नेटिज्म आता है। पैरामैग्नेटिक, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपने स्पिन पे घूमने से स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मोशन से पैरामैग्नेटिज्म नेचर आता है। और फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन्स बन जाते हैं। ये डोमेन्स का आ जाओ मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं। तो अभी हमने क्या सीखा था? पैरामैग्नेटिक में छोटे छोटे एटम्स के खुद के मैग्नेट बन रहे होंगे, सब रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। ये हो गया पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है ना, डोमेन बन जाते हैं। डोमेन का मतलब क्या हुआ सर? डोमेन का मतलब ये हुआ कि इलाके बन गए, ठीक है। ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, तो हर एक छोटे छोटे रीजन बन गए। इस इलाके में मैक्सिमम एटम सेम डायरेक्शन में अलाइन दे रहे हैं, जैसे ये सब सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो इस इलाके का नेट में मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो ये इलाका पूरा इस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट में है। उसी तरीके से इस इलाके का मैग्नेटिक मोमेंट, इस इलाके का मैग्नेटिक मोमेंट, तो हर एक छोटे छोटे सेगमेंट का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। समझ गए बात? तो ये जो कहलाता है ये डोमेन कहलाता है। डोमेन मतलब इतना बड़ा एरिया जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल सिमिलर डायरेक्शन में अलाइंड है, तो इन सब का नेट में मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो इस इलाके का मैग्नेटिक मोमेंट इससे तो छोटे छोटे इलाकों का मैग्नेटिक मोमेंट है, वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है सारे डोमेन्स। यहाँ पे कोई एक इलाका ले लोगे ना, तो इस इलाके में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही आएगा, क्योंकि सारे इलाके में रैंडमली ओरिएंटेड है। लेकिन यहाँ पे रैंडमली ओरिएंटेड नहीं है, सिमिलर डायरेक्शन में छोटे छोटे इलाकों में ओरिएंटेशन है, इसे कह रहे हैं डोमेन। तो फेरोमैग्नेटिज्म किसके लिए बनता है? डोमेन के कारण बनता है। एग्जाम्पल Bi, Cu, Ag, H2O, He, याद होने चाहिए एग्जाम्पल। पैरामैग्नेटिक Na, Al, O2, Pt। फेरोमैग्नेटिक Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनसे बना एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का बना एलॉय, एल निको। चलो आगे चलते हैं, अब प्रॉपर्टीज पे देखते हैं। तो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म हमने याद करना है। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होती है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट होता है। तो आपकी इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड छोटी हो जाती है एक्सटर्नल फील्ड से, समझ गए? तो अंदर की फील्ड लाइंस कम हो गई, देखो अंदर फील्ड लाइंस की गैपिंग बढ़ गई, फील्ड लाइंस कम हो गई। पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है, इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में, तो नेट इनसाइड की जो फील्ड है वो ज्यादा है। नेट इनसाइड क्या था याद है?
बी था अगर म्यू नॉट एच, तो नेट इनसाइड क्या था, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच। यस, करेक्ट, आया समझ में। तो यहां पे म्यू आर 1 से बड़ा होगा, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। यहां पे म्यू आर 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा हो गया तो नेट फील्ड छोटी हो गई म्यू नॉट एच से, तो ये म्यू आर 1 से छोटा हो गया। और फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर बहुत बड़ा होता है, यानी अंदर की फील्ड बहुत बड़ी हो जाती है। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक का बड़ा सुंदर सा नेचर है। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देता हूं, ठीक है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देता हूं, तो देखिए ऐसा प्रतीत होगा आपको, ये फेरोमैग्नेटिक सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये भी इससे जाएगी, ये भी इससे जाएगी, ये भी इससे जाएगी, ये भी इससे जाएगी, सारी फील्ड लाइंस इसके थ्रू ही जा रही है। तो फेरोमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड बड़ी पसंद है, ये चाहेगा आसपास जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सब मेरे थ्रू आ जाए। तो आप देखो कितनी ज्यादा हाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी हो गई, कितना ज्यादा यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गई। समझ गए। अब देखो यहाँ पे आई वर्सेस एच करो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या बता रहा है, इंड्यूस्ड फील्ड कितनी है, एच क्या बता रहा है, एक्सटर्नल फील्ड कितनी लगाई गई है। समझ गए, पक्का। चलो, तो आई और एच का ग्राफ दिया है, आई नेगेटिव है क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में इंड्यूस्ड है, और आई यहां पे डायमैग्नेटिक में लीनियरली एच के साथ चेंज होता है। पैरामैग्नेटिक में आई पॉजिटिव है क्योंकि सिमिलर डायरेक्शन, और एच के साथ लीनियरली बढ़ रहा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करोगे तो इंड्यूस ज्यादा होते जाएगा, ये आपका लीनियरली चेंज है। लेकिन फेरो में इंड्यूस्ड के लिए तो सब तैयार बैठे हैं, हल्का सा छेड़ दोगे तो सब डोमेन एक तरफ आना चाहेंगे, इसलिए जो आई है ये बहुत बड़ा होता है, और लीनियरली नहीं बढ़ता है, वो पहले से बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक में उल्टी है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही एग्जाम्पल में एक बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, किसी दूसरे फील्ड में अच्छा हो सकता है, तो आप उस बच्चे को क्या बोलोगे, इसकी टॉपर से तो अपोजिट है ससेप्टिबिलिटी, है ना, अपोजिट है, नेगेटिव है ससेप्टिबिलिटी। समझ गए, स्मॉल है, नेगेटिव है, और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो काई1 अपॉन काई2 को आप लिख सकते हो 2 अपॉन T1। यस, आई बात समझ में, इनवर्स है ना, ये रहा, ये हमने लिख दिया। तो याद रखना ये क्यूरीज लॉ है, पैरामैग्नेटिक में काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, पैरामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, ये तो बहुत अच्छा मैग्नेट बनने के लिए ससेप्टेबल है, इसकी ससेप्टेबिलिटी बहुत हाई है, ये भयंकर टॉपर बच्चा है, भयंकर, ये तो बचपन से ही सब कुछ पढ़ के आ रहा है। जैसे हमने एक बच्चे को पढ़ाया था जिसको 9th-10th में ही हमने पूरा पढ़ा दिया था, फिर उसके आगे जाके एडवांस में AIR 1 आई थी, तो भयंकर ससेप्टेबिलिटी उस बच्चे की टॉपर बनने की। ये रहा, तो आपका जो काई है वो बहुत लार्ज है, पॉजिटिव है, और ये काई टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसमें क्यूरी क्या बोल रहा कि यहां पे क्यूरी की क्या बताया, क्यूरी लॉ ने, कि एक क्यूरी टेम्परेचर आएगा, उससे पहले ये बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन टेम्परेचर जब उससे ज्यादा हो गया, हाई टेम्परेचर पे इसकी मैग्नेटिज्म ससेप्टिबिलिटी कम हो रही है, ये अच्छा मैग्नेट नहीं बन रहा है, इसकी पढ़ाई करने की, टॉपर की टेंडेंसी कम हो गई है। ठीक है, समझ गए। तो एक टेम्परेचर तक ये बहुत अच्छा टॉपर बच्चा है, बहुत अच्छा मैग्नेट है, और एक टेम्परेचर के बाद इसकी धीरे धीरे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया इसमें, इसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने लगी, टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी कम होने लगी, मैग्नेटिक कैरेक्टर कम होने लगा, और ये जो ससेप्टिबिलिटी है T-TC के प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन T-TC, है ना। TC आपका क्यूरी टेम्परेचर था। आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 से 770 में आयरन बहुत अच्छा मैग्नेटिक कैरेक्टर बिलोंग करता है, लेकिन 770 के बाद उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर कम होते जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और फिर धीरे धीरे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे। म्यू आर के बारे में बता दिया, म्यू आर यहाँ पे 0 से 1 डायमैग्नेटिक में, यहाँ पे 1 से 2, और यहाँ पे बहुत बड़ा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम की बात हो रही। तो सिंगल एटम में
एटम में यहाँ पे जैसे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़े हैं कि पेयरिंग है तो कैंसल हो जाएगा नेट में सारे इलेक्ट्रॉन्स का, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, शायद ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो आप नेट में सबको जोड़ेंगे तो हर एटम का अपना परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, बट वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। यहाँ पे भी एटम्स का परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, बट ये हर एक छोटे छोटे इलाके के सारे एटम एक तरफ पॉइंट कर रहे हैं, डोमेन उसे हम कहते हैं। ये देखिए डायमैग्नेटिक की रॉड को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में लगा दूं तो वो एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट जाना चाहिए। अगर ये देखिए रॉड ऐसे रखी थी, एक्सटर्नल फील्ड ऐसे, तो एक्सटर्नल फील्ड से दूर जाना चाहिए, इसलिए रॉड यहाँ पे 90 डिग्री पे आ गई। यहाँ पे ये जो रॉड है ये एक्सटर्नल फील्ड के साथ रहना चाहती है, तो एज इट इज यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहना चाहती है, तो ऐसी रॉड है। फिर आगे बढ़ते हैं, M इज वेरी लेस अपोजिट टू M, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। फिर ये एग्जांपल्स मैंने बोला आपको ध्यान होने चाहिए, एग्जांपल्स ध्यान होने ही चाहिए। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग लिक्विड होते हैं, जैसे डायमैग्नेटिक लिक्विड है, ये लिक्विड यूट्यूब में रखा हुआ था, समझ गए। चलो अब डायमैग्नेटिक लिक्विड है, यहां पे आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा के यहाँ पे फील्ड लगा दी, तो इधर फील्ड से दूर भागना चाह रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाना चाह रहा है। कौन? डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो लिक्विड यहां से नीचे चला जाएगा थोड़ा सा, यहां से ऊपर उठ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक का एग्जैक्ट अपोजिट बिहेवियर, यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना तो ये फेरोमैग्नेटिक लिक्विड चाहेगा कि सब इसकी तरफ आ जाए, तो यहां पे बहुत सारा लिक्विड इकट्ठा होने लगेगा और यहां पे आ जाएगा इधर से नीचे और इधर इकट्ठा होने लगेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप ना यूट्यूब पे डालिएगा फेरोमैग्नेटिक लिक्विड, तो वो ब्लैक कलर का बहुत ही हाई मैग्नेटिक लिक्विड के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आ जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कितना स्ट्रांग इसका बिहेवियर है और कितना स्ट्रांगली ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहता है। पैरामैग्नेटिक भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट इतना जोर से नहीं अट्रैक्ट होता है, तो ये अट्रैक्ट तो हुआ बट बहुत जोर से नहीं, समझ गए। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी। अब हम बात करते हैं हिस्टेरिसिस की। हिस्टेरिसिस देखो क्या होता है, आओ मैं बता दूं, आ जाओ। तो एक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटाइज करते हैं और फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड लगाई फिर एक्सटर्नल फील्ड हटा दी, तब ये हम कैरेक्टर देख रहे हैं। अब ग्राफ देखिए, ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाई है ना, ग्राफ देखिए, एक्सटर्नल फील्ड ये आपने H के साथ ग्राफ बनाए हैं, H आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है। B इनसाइड का मैं ग्राफ बना देता हूं, नेट फील्ड का। तो जब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई एक्सटर्नल म्यू नॉट H, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई इसको मैग्नेट बनाने के लिए, तो ज्यादा फील्ड करते जाओगे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ने लगा, तो H H H बढ़ने लगा और फिर एक पॉइंट पे आके सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन पे ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई। अब आपने देखा कि इससे ज्यादा फील्ड बढ़ाने से नहीं बढ़ रहा है, तो आपने इसको बंद कर दिया। इसको बंद किया तो अब ये जो अंदर के मैग्नेट्स बन गए थे वो मैग्नेट अब वापस अपनी रेगुलर पोजीशन को रीगेन करने लगे, लेकिन तो रीगेन करने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कम होने लगी, ये रहा, लेकिन धीरे धीरे कम कर रहे हो, धीरे धीरे हट रहे हैं। लेकिन जब आपने H को 0 कर दिया तब कुछ लोग तो सेम डायरेक्शन में रह ही गए, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बची रह गई। ये जो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड है इसे देखिए हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम रिटेंटिविटी। जो मैग्नेटिक फील्ड बच गई, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने के बाद अंदर फिर भी कुछ फील्ड बच जाती है, उसे हम कह रहे हैं रिटेंटिविटी। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका बड़ा भाई है, वो बच्चे की टी शर्ट पहन लेता है, तो टी शर्ट हमेशा के लिए थोड़ी इलॉन्गेट हो गई, तो बड़े भाई ने जब टी शर्ट वापस दी तब भी इलॉन्गेशन बचा रह गया, तो वो जो इलॉन्गेशन बचा रह गया उसको बोल रहे हैं रिटेंटिविटी। जो मैग्नेटिक फील्ड बची रह गई, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, वो है रिटेंटिविटी। और रिटेंटिविटी का यहां पे यूनिट क्या है इस के हिसाब से? टेस्ला, समझ गए। चलो
है ना, यहां तक आ गया, पीछे के आते गए और जब H को 0 किया तो कुछ बच गए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर बची रह गई उसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ेगी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड नेगेटिव करी और फिर कम करते करते ये 0 हो गया। तो उल्टे डायरेक्शन में कितनी में एक्सटर्नल फील्ड लगाऊं ताकि वो 0 हो जाए, अंदर का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, उसे हम कह रहे हैं कोएर्सिविटी। समझ गए? कोएर्सिविटी मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं उल्टे डायरेक्शन में ताकि जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था वो खत्म कर पाए। अब कोएर्सिविटी का आप मेरे को यूनिट बताइए। तो ग्राफ से आप देखोगे H की वैल्यू एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट हो गया। फिर इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं, फिर वापस उसको 0 करते हैं। तो इस तरीके से ये पत्ती शेप का, लीफ शेप का एक ग्राफ बनता है। तो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते जाओ तो ये हिस्टेरिसिस ऐसे बनता जाएगा। समझ गए? इस लूप को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। और इस लूप का जो यहां पे देखिए एरिया ऑफ द लूप क्या होता है, एनर्जी लॉस पर वॉल्यूम पर साइकिल। एक साइकिल में कितनी एनर्जी लॉस हुई पर यूनिट वॉल्यूम, ये बताता है एरिया इस लूप का। ठीक है, तो एरिया प्रोपोर्शनल है एनर्जी लॉस से। अब देखो टोटल एनर्जी लॉस या टोटल वर्क डन वो कितना है, वॉल्यूम यहां पे लिखा है देखिए, वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में कितनी बार ये साइकिल हो रही है, मैग्नेट 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 डीमैग्नेट, इंटू टाइम कि भाई एक दिन में कितना एनर्जी लॉस हो गई, तो वो एक दिन का टाइम इंटू एक सेकंड में कितनी साइकिल, फ्रीक्वेंसी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अब देखिए तीन प्रकार से यहां पे अलग अलग ग्राफ बनते हैं। पहला देखिए, फर्स्ट वाले को बोल रहे हैं कि इसकी ना कोएर्सिविटी रिटेंटिविटी ज्यादा है, तो इसको मैग्नेटाइज बनाना और इसको मैग्नेट से हटाना ये कठिन काम है, तो ये हार्ड है डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो इसको परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट के लिए ये वैल्यू बहुत बड़ी होती है, मतलब एक बार मैग्नेट बन गया तो इसको अपोज करना बहुत मुश्किल है। तो एक बार मैग्नेट बन गया तो हमेशा मैग्नेट रह जाएगा। ये ए परमानेंट मैग्नेट का ग्राफ। अब देखिए बी ग्राफ, बी ग्राफ थोड़ा पतला है, बी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज इजीली हो जा रहा है, तो ये कंप्यूटर मेमोरी मटेरियल के लिए यूज होता है। और सी ग्राफ, सी ग्राफ आपका देखो बहुत आसानी से मैग्नेट डीमैग्नेट बहुत आसानी से बन जाता है, तो इसको ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। इसको हम इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट भी बोलेंगे, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इसको हम ट्रांसफॉर्मर में यूज करें, यहां फिर टेम्पररी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ट्रांसफॉर्मर में यूज कर रहे हैं, जहां पे हमको टेम्पररी मैग्नेट बनाने होते हैं। समझ गए? देखो सॉफ्ट, लो रिटेंटिविटी, लो कोएर्सिविटी, स्मॉल हिस्टेरिसिस लॉस। ग्राफ पतला है, ठीक है, उसमें रिटेंटिविटी छोटी है, कोएर्सिविटी भी छोटी है, और हिस्टेरिसिस ग्राफ भी छोटा है तो एनर्जी लॉस भी छोटा है। तो इसको मैग्नेट बना दिया फिर हटा दिया, मैग्नेट बना दिया हटा दिया, बहुत आसान है। तो ये टेम्पररी मैग्नेट इसके लिए यूज करते हैं। इसको ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कह रहे हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, एक बार मैग्नेट बन गया तो हमेशा ही मैग्नेट बन गया, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए अच्छा है स्टील, एल्निको इसके एग्जांपल हो गए। हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी और हाई एनर्जी लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ये आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। ये अगर मैग्नेट को ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है, चलो मैग्नेट को अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं, इस तरीके से, तो प्लस एम माइनस एम, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे, एम इंटू एल। ठीक है बच्चे, अब बीच से तोड़ दिया तो तोड़ने से नए मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो आपको पता है कि तोड़ दिया तो यहां पे m माइनस एम क्रिएट हो जाएंगे। हमेशा हमें डायपोल मिलता है, कभी भी मोनोपोल नहीं मिलता है, तो साउथ के साथ नॉर्थ मिल ही जाएगा। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m इंटू एल बाई टू, तो ये आधा हो गया। ठीक है, तोड़ने पे मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। अगर ये मोड़ दिया जाए इस तरीके से, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट जो एल ले रहे हैं ना वो डिस्प्लेसमेंट एल है, इफेक्टिव लेंथ। आप यहाँ पे ये रेडियस की आर्क एंगल थीटा है, ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो ये जो लेंथ आएगी वो आएगी 2r साइन थीटा। तो यहाँ पे m इंटू लेंथ, ये वाली लेंथ 2r साइन थीटा मल्टीप्लाई करना, उससे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप यहाँ पे देखो L लेंथ पूरी ले ली जाए, ये ज्योमेट्रिक लेंथ है,
जो पोल आते हैं वो थोड़ा सा अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट में ये वाली लेंथ लेनी है, पोल्स के बीच की दूरी। तो मैग्नेटिक लेंथ ऑलमोस्ट 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ होती है। थोड़ा सा ये छोटी होती है ज्योमेट्रिक लेंथ, यानी पोल से पोल की दूरी थोड़ी सी कम होती है एक्चुअल लेंथ से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा फैक्टर बता दिया। अब आइए थोड़े से सवाल जवाब करें। तैयार है सब लोग? आइए थोड़े से सवाल जवाब हो जाए। सवाल जवाब देखिए क्या है, 2026 में मेंस में आए सवाल है। ऐसे सवाल आपको इस चैप्टर में बहुत देखने को मिलते हैं, जहां पे असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट वाइज सवाल हो, बहुत देखने को मिलते हैं। यानी हमें एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है इस चैप्टर की, ठीक है। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके स्टेटमेंट वाइज सवाल इस चैप्टर से बहुत बनते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर हो गया ना। देखिए, इंडिविजुअल एटम्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोजेसेस अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सही बात है, एंड इंटरैक्ट करते एक दूसरे से, और वो अमॉन्ग देमसेल्फ डोमेन्स बना लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। एट हाई टेम्परेचर डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर हो जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो तो ये टेम्परेचर हाई कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर, ये भी सही कहा था। एक क्यूरी टेम्परेचर के बाद मैग्नेटाइजेशन कम हो जाता है, वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन डोमेन फॉर्मेशन का रीजन क्या है कि कुछ कुछ सेम डायरेक्शन में अलाइन होगा, वो तो एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसलिए दोनों सही हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आया बेटा समझ में? चलो अगला सवाल, फेरोमैग्नेटिक। फिर से देखिए स्टेटमेंट थ्योरी वाइज, फेरोमैग्नेटिक कैसे बिहेव करता है बिलो क्यूरी टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे डोमेन बने हुए हैं। तो देखिए, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो है, और मैक्रोस्कोपिक रीजन मतलब डोमेन बने हुए हैं, समझ गए। ये अपोजिट डायरेक्शन में जरूरी नहीं है, जीरो मैग्नेटाइजेशन नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे रैंडमली ओरिएंटेड। देखो ये गलत है, नहीं, पैरामैग्नेटिक के लिए सही था। एक मैक्रोस्कोपिक रीजन यानी डोमेन में सारे सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, इसे कोई डोमेन कहते हैं। तो ए सही हो गया यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं, ये देखिए फिर से स्टेटमेंट वाइज सवाल। फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, सही बात है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। सॉफ्ट आयरन की हाई परमिएबिलिटी होती है। हाई परमिएबिलिटी मतलब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो उसकी परमिएबिलिटी जो नेट होगी मीडियम की, वो आप लिखोगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये हाई होती है, ये सही बात है, तो इसलिए ये सही है। और लो रिटेंटिविटी, ये बहुत जरूरी है कि रिटेंटिविटी कम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद वो मैग्नेट नहीं बनता है परमानेंट, तो ये सही है। और इसी के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में टेम्परेरी मैग्नेट चाहिए, और ये वाली जो लाइन है ये टेम्परेरी मैग्नेट को एक्सप्लेन कर रही है। तो ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन 3 हो गया। आइए अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी पर वॉल्यूम की वैल्यू को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है B²/2 म्यू नॉट, समझ गए। ये एनर्जी डेंसिटी, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, और मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। अब क्या बोला है, सोलेनॉइड है, इसको ऐसे मटेरियल से फिल कर दिया जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 थी, तो यहां पे एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ? इसके लिए एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ? B²/2 म्यू नॉट की जगह आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये रख दो, तो B²/4 म्यू नॉट आ जाएगा। ये हो गई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी आ जाएगी, और वॉल्यूम को क्या लिखोगे? एरिया इंटू लेंथ। तो देखो ये फोर्थ ऑप्शन, B²/4 म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू लेंथ। अगला सवाल, ये सवाल देखिए, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड बताइए। जहां पे सोलेनॉइड में मैग्नीशियम रख दिया, तो सोलेनॉइड में हमने मैग्नीशियम रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड का परसेंटेज इंक्रीज बताइए। तो देखिए इनिशियली आप मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड B थी, फाइनली क्या होगा,
इनिशियल क्या होता है सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, तो फाइनली म्यू आर इंटू बी हो जाएगा। म्यू आर का फॉर्मूला था 1 प्लस काई इंटू बी। परसेंटेज चेंज को आप क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, सिर्फ काई बचेगा, काई इंटू 100 आ जाएगा, ये काई था इंटू 100 कर दीजिए, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 100, ये हो जाएगा -3, यानी ये 6/5 इंटू 10 की पावर -3, इतना परसेंटेज चेंज है जो ऑप्शन 1 में है। देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, बस आपको ना फॉर्मूले याद होने चाहिए, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये सब याद होने चाहिए, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आइए ये सवाल क्या, एरर पे बेस्ड ये सवाल है। तो एरर का मैं कंसेप्ट देखो आपको बता देता हूं, y इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा z की पावर बीटा अगर था, तो एरर चैप्टर में हमने पढ़ा है परसेंटेज एरर इन y पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है और इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऐड होते हैं एरर के और पावर मल्टीप्लाई करके ऐड होते हैं, तो ये हमने सीखा है फॉर्मूला एरर में। यहां पे देखिए क्या बोला है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। बार मैग्नेट की लेंथ दी है, तो बार मैग्नेट की लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया। अब बोल रहा है रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन लेंथ मेजरमेंट, तो लंबाई नापने की एरर दिया है, अनसर्टेनिटी मतलब एरर मान सकते थे, तो यहां पे लंबाई में एरर है। लेंथ कौन कौन है यहाँ पे, L है और R है, तो यहां पे देखिए लेंथ की पावर 1, R की पावर ऊपर जाएगा तो आप इसे लिख सकते हो -3, तो परसेंटेज B क्या हो गया, 1 इंटू परसेंटेज लेंथ, पावर आगे आ गई -3 इंटू परसेंटेज R। लेकिन याद रखना एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एरर हमेशा ऐड करते हैं, तो फिर मॉड लेके ऐड कर देना। अब लेंथ का परसेंटेज तो 1 ही दिया है, अब डिस्टेंस भी, रेडियस भी, आर जो है डिस्टेंस वो भी तो लेंथ ही है, उसका भी परसेंटेज वही रहेगा, तो बी में परसेंटेज एरर आ जाएगा 4%। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, कोएर्सिविटी दिया है, यूनिट पे ध्यान दीजिए, यूनिट पे ध्यान दीजिए, कोएर्सिविटी दिया है, ग्राफ में बना दूं BH, ये कोएर्सिविटी होता था, ठीक है। चलो आपको बना दिया ग्राफ, फिर क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन सोलेनॉइड 30 सेंटीमीटर लेंथ का, इतने टन का, सो दैट मैग्नेट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड। देखो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, म्यू नॉट एन आई, कोई मटेरियल नहीं रखा है तो ये वैक्यूम का यही फॉर्मूला लगेगा। H दिया था, B की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट H। अपोजिट डायरेक्शन में कितनी H लगाऊं या अपोजिट डायरेक्शन में कितना B लगाऊं ताकि मैं कोएर्सिविटी को काट सकूं, तो ये वो फॉर्मूला था। इसको बराबर करो, तो H यहां से क्या आ रहा है, N इंटू आई, दैट्स इट बच्चों, है ना। तो H आपका कोएर्सिविटी की वैल्यू जो थी 5 इंटू 10 की पावर 3, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर होता है यहाँ पे, तो ये देखिए 150 अपॉन 0.3 मीटर में करेंगे इंटू करंट, सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 10, तो करंट की वैल्यू आ गई 10। आया समझ में, तो यूनिट का ध्यान रखते हुए ये वर्क डन का सवाल हमने कर ही लिया था। अगला सवाल देखिए, परमानेंट सब्सटेंस है, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है जिसकी लेंथ भी आपको गिवन है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m है 20 इंटू 10 की पावर -6 ऐसा यूनिट में, लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एम्पियर पर मीटर में, इज अप्लाइड, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताइए। अब बताइए, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई की है मतलब क्या दिया है, वो H दिया है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो H की वैल्यू है 60 इंटू 10 की पावर 3। आपसे पूछा है काई बताइए, तो काई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I/H। I क्या था,
m बाय वॉल्यूम। तो m दिया है, वॉल्यूम लेंथ का क्यूब और h की वैल्यू, ये सब रखना और होमवर्क है इसका आंसर कमेंट करके मेरे को बताना। ठीक है, सिर्फ इसमें वैल्यू रखनी है, ऐसा यूनिट में आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इतने एटम्स हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर 350 पे दी थी और आपसे पूछा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट 300 बताइए। दैट्स इट बच्चों। तो ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ हमारा रिलेशन ये था। तो chi1 अपॉन chi2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये यूज करके इसे सॉल्व कर लेना। होमवर्क क्वेश्चन देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद था, कंडीशन याद थी तो आसान है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा था तो आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया। आइए अगला सवाल देखिए, बढ़िया सवाल, शील्डिंग का सवाल है, शील्डिंग इफेक्ट का सवाल है, ध्यान से सुनिए। परफेक्टली डायमैग्नेटिक है ये। परफेक्ट डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फील्ड आपने लगा दी, मान लीजिए यूं एक्सटर्नल फील्ड लगा दी। डायमैग्नेटिक में इंड्यूस्ड फील्ड इस तरीके से थी, यस, तो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता था इंड्यूस्ड फील्ड। परफेक्ट डायमैग्नेटिक का मतलब नेट फील्ड इनसाइड 0 हो जाए, इंड्यूस्ड फील्ड इतनी हो जाए कि इसको कैंसिल कर दे, ये होगा परफेक्ट डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। आया बेटा समझ में? परफेक्ट डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि नेट इनसाइड फील्ड 0 हो जाए। यस, ये आपको समझना था। ठीक है, अब यहां पे कैविटी क्रिएट कर दी, तो कैविटी में कुछ भी रख दोगे तो वो बाहर की फील्ड से शील्ड हो जाएगा, बच जाएगा, बाहर की फील्ड का कुछ भी इफेक्ट इसके अंदर नहीं लगेगा। ऐसा ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शील्डिंग सीखी थी, ये हो गई मैग्नेटिज्म की शील्डिंग, कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ भी रख दो। जैसे एक बहुत महंगी घड़ी है, 1 करोड़ की घड़ी, वो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से बहुत सेंसिटिव है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए उसको लिए एक डब्बा बनाओ, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का डब्बा बनाओ, उसके अंदर वो घड़ी रखो, तो वो एक्सटर्नल फील्ड से बची रहेगी। द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, देन द फील्ड इनसाइड दिस सब्सटेंस क्या होगा? तो बाहर की फील्ड का अंदर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए आंसर है 0। ध्यान रखेंगे ये कंसेप्ट। ये हमने सवाल कर ही लिया और ये था आज का हमारा सेशन। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत सारा प्यार सबको, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत मजा आया सेशन में। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन और पूरे भारत के हर सीरियस एस्पिरेंट को शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बाय बाय।